शुरू करेंगे मनीष। नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। आज से ठीक 50 साल पहले 25 जून 1975 की रात भारतीय लोकतंत्र ने एक ऐसा दौर देखा जिसे आज भी देश के राजनीतिक इतिहास का सबसे विवादित अध्याय माना जाता है। आपातकाल एक ऐसा फैसला जिसने देश की राजनीति, न्यायपालिका, मीडिया और नागरिक अधिकारों को सीधे प्रभावित किया। अब 50 साल बाद एनसीईआरटी ने पहली बार कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में आपातकाल पर विस्तृत अध्याय शामिल किया है। नई किताब में आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया है। इसमें प्रेस सेंसरशिप, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, नागरिक स्वतंत्रताओं पर असर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का जिक्र किया गया है। इसी बीच केंद्र सरकार 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे अंधकारमय दौर बताया है। वहीं कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर अलग दृष्टिकोण रखती है। तो सवाल, क्या नई पीढ़ी को आपातकाल की पूरी कहानी पढ़ाई जाना चाहिए? क्या यह इतिहास का निष्पक्ष अध्याय है या फिर राजनीति का नया मैदान? आज इसी पर हम करेंगे चर्चा और 3 खास मेहमान हमारा जुड़ेंगे और उनसे हम इन बातों को समझेंगे, जानेंगे विस्तार से। 3 खास मेहमान हमारे साथ। और अजय सेठी है हमारे साथ बीजेपी से। मैम धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। नम्रता शर्मा है हमारे साथ, कांग्रेस से। मैम धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और दिनेश मल्होत्रा है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत में दिनेश सर आपसे करूंगा। सर, आप किस तरह देखते हैं कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का निर्णायक मोड़ था? इतिहास और राजनीति के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है? साहिल जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। दोनों मेरे को पैनलिस्ट दोनों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज बीजेपी पिछले काफी समय से बीजेपी ये 25 जून को एक ब्लैक डे के रूप में मनाती है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि शायद अपने आप को काउंटर, जो कांग्रेस बीजेपी के एलिगेशन लगाते हैं कि बीजेपी ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बुलडोज कर दिया, तो बीजेपी काउंटर करने के लिए इमरजेंसी को सामने लाती है। तो ये ठीक है, इमरजेंसी दोबारा एक रीइलेक्ट हुई ब्लैक, थी ना इमरजेंसी के बाद उसका। तो ये एक ब्लैक डे है, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में। जब इमरजेंसी लगी 25 जून 1975 को, जितने भी आपके डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से उनको स्नैच कर लिया गया। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, उनकी क्या मजबूरियां रहेंगी वो इतिहास सब कुछ जानता है। इमरजेंसी क्यों लगाई, क्या कारण थे, जेपी मूवमेंट चल रही थी। तो उसके बाद वो बड़ी जल्दी पावर में वापस भी आ गए। लोगों ने भी रियलाइज कर लिया कि शायद, क्योंकि जो जनता पार्टी बनी थी विभिन्न पार्टियों से मिलकर, वो उस समय जो एक अल्टरनेटिव कांग्रेस को नहीं प्रोवाइड कर पाया, बड़ी जल्दी इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आई और फिर फुल मेजोरिटी के साथ वापस आई। लेकिन ये ठीक है कि ये एक अध्याय जो है 1975 में जो हुआ, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं था। भारतीय लोकतंत्र जिसकी हम मिसाल पूरी दुनिया को देते हैं कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री वर्ल्ड में इंडिया है, लेकिन ये जो ब्लैक चैप्टर एक इंडियन हिस्ट्री में आया है, ये सबके लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और अगर हम आज के युग की बात करें तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना हर पॉलिटिकल पार्टी की ये जिम्मेवारी है, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है। अभी जो वर्तमान सरकार है वो भी इस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोशिश कर रही है कि कुछ लोगों की आवाज को दबाया जाए। ये सारा सिस्टम चलता है, जिसके पास पावर होती है वो सरकार हमेशा कोशिश करती है कि जो डिसेंट वॉइस है उसको स्टिफल किया जाए, उसको गैग किया जाए। तो ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें पूरे वर्ल्ड में, तो मुझे लगता है सबसे अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम इंडिया का है। इंडिया में बड़ी पीसफुल तरीके से सरकार बदलती है। हमारे पड़ोस में जो होता है, बाकी जगह जो होता है, तो अभी भी हम बाकी वर्ल्ड से ठीक है, लेकिन इसको, डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन करने की और ग्रास रूट लेवल पे और इसको मजबूत करने की जरूरत है। संविधान हत्या दिवस जो है भाजपा मना रही है, तो ये क्या एक राजनीति का हिस्सा है या वाकई में लोगों को जागरूक करने की एक मुहिम जो है वो छेड़ी गई है? साहिल जी, 2024 में 2 जुलाई के महीने में घोषणा कर दी गई, एक गैजेट के तौर पर आया कि इसको संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा।
और तब से लगातार 25 जून को हम लोग संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये एक जागरूकता अभियान भी है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे पत्रकार वार्ता के माध्यम से, चाहे लोगों को अवेयर करने के एंगल से, चाहे सरकारी दायरे में। मुझे लगता है कि अलग अलग चीजों के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था और उसको काला अध्याय क्यों कहा जाता है, क्यों इमरजेंसी को एक काले अध्याय के रूप में पूरे देश भर में देखा गया, और कांग्रेस की सरकारों में कैसे हमारे हकों का हनन हुआ, कैसे हमारे हकों को दबाया गया, कैसे पत्रकार को रोका गया, जो फ्रीनेस थी, जो हमें चौथा स्तंभ कहते हैं, पत्रकार जो है कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माना जाता है, कैसे उनको दबाने का काम किया गया, कैसे नेताओं को अंदर करने का काम किया गया। अभी बड़े विस्तार से मेरे भाई ने बताया, दिनेश जी ने, कि ये काला अध्याय रहा है, मगर ये कहीं छुपा नहीं हुआ, ये ऑलरेडी सोशल मीडिया में साहिल जी हम लोग लगातार इतने सालों से देख रहे हैं। हम इसको एक संविधान हत्या दिवस के रूप में इसलिए मना रहे हैं ताकि उनको शहादत दी जाए, जिन लोगों ने वहां उस समय उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं, चाहे गिरफ्तारियों के रूप में, चाहे हमारे पत्रकार भाइयों ने अपनी पत्रकारिता को दबने के बावजूद भी अपनी बात रखने की कोशिश की। कहीं ना कहीं ये दिन उनको याद करने का दिन है कि कांग्रेस ने आपको दबाने की कोशिश की, मगर भाजपा की सरकार ने आपके जो आपने सेक्रीफाइस किया था उस दिन में इमरजेंसी के दौरान, तो उसको याद करने की कोशिश भाजपा कर रही है। कांग्रेस आज भी आपातकाल के फैसले का बचाव करती है या उस फैसले को सही माना जाता है? क्या आपातकाल को लोकतंत्र की गलती माना जाना चाहिए या नहीं? आपका माइक म्यूट है मैम। शिक्षा का उद्देश्य जो है वो बच्चों को जो हमारी इतिहास है उससे कुछ समझाना होना चाहिए, ना कि ये उद्देश्य होना चाहिए कि विपक्षी पार्टियों को कैसे घेरा जा सके, उनको कैसे उनकी छवि को बिगाड़ा जा सके। भाजपा आज जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तमाम बच्चे मांग रहे हैं, सड़कों पे आए हैं, करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ पेपर लीक जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जहां इनसे एक भी पेपर ढंग से नहीं लिया जाता, रिक्त पदों को ढंग से भरा नहीं जा सकता, जहां बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा हो, वहीं आज इस तरह की चीजों को आप करिकुलम में ऐड करके सिर्फ लोग बच्चों का ध्यान भटकाने की बात कर सकते हैं। वरना मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार इससे कुछ और बताना चाहती है, क्योंकि इंदिरा जैसी मिसाल बनना और इंदिरा जैसी मिसाल होना अपने आप में एक गर्व की बात है। अगर ये आज खाली सिलेक्टिव पढ़ाना चाहते हैं कि इमरजेंसी लगाई, लेकिन इमरजेंसी लगी क्यों थी? आज पत्रकार वार्ताओं की बात हो रही है कि पत्रकारों को अंदर कर दिया, पत्रकारों ने लेकिन आवाज उठाई, तब उठाने तो दी गई, लेकिन आज क्या स्टैंडर्ड्स हैं? आपने खुद देखा कि हमारा, अभी दिनेश जी ने बड़े विस्तार पूर्वक सब कुछ आपके सामने किया, लेकिन प्रेस फ्रीडम आज बचा कहाँ है? आज प्रेस फ्रीडम के नाम पे हमारी कहाँ पे हम किस उस पे आ रहे हैं, क्रम में आ रहे हैं, क्रम सूची में आ रहे हैं। ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है और एक शर्मनाक दौर है जो लिखा जाएगा। हमने खुद देखा कि जब प्रश्न पूछे जाते हैं प्रधानमंत्री से, वो कैसे बचते हुए वहां से भागते हुए नजर आते हैं। तो अपने आप में ये जो काला अध्याय भाजपा आज की डेट में लिख रही है, ये पढ़ाने की जरूरत है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी कैसी होती है, कैसे संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, कैसे बच्चों को दिशाहीन कर दिया जाता है, किस तरह से बच्चे सड़कों पे आते हैं। और फिर आज तो मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान का कारवां रोकना पड़ा, लेकिन मोदी जी से इतना ना हुआ कि उनका इस्तीफा मांग लिया जाए या उनको सस्पेंड कर दिया जाए। ये देखा जाता है कि ये जो एनडीए सरकार है, ये कुछ भी गलत, ट्रेन के एक्सीडेंट्स हो, यहाँ पे जो रेल मंत्री है वो इस्तीफा नहीं देता, स्वास्थ्य के अंदर कुछ भी घट जाए स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा नहीं देता, शिक्षा मंत्री जो आज मुझे लगता है इतना बड़ा घोटाला नीट पेपर का जो सामने आया, एनटीए जैसे उसमें इन्वॉल्व पाए गए, इनके बीजेपी तो एक इंडस्ट्री बन गई है, हब ऑफ करप्शन, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खेलना शुरू कर दिया। ये अपने आप में शर्मनाक इतिहास है। क्या जब ये इतिहास लिखवा रहे हैं, क्या उसमें ये भी पढ़ाएंगे कि इंदिरा जी ने हरित क्रांति लाई, क्या बैंकों का निजीकरण किया, उस पर ये बताएंगे, प्रीवी पर्स जैसी चीजें लाई गई, क्या उस पर भी बताएंगे कितने संशोधन किए गए जो देश की बेबूदी के लिए थे, क्या ये भी बताएंगे कि जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस थे, जब इंदिरा जी वहां गई तो जब उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान पे बात करी तो उन्होंने कहा कि वी आर गुड फ्रेंड्स, यू आर नॉट अ बॉस टू डिक्टेट द टर्म्स टू अस, हमारी अपनी मर्जी और आपने बांग्लादेश बना दिया। क्या ये पढ़ा रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ उतना बढ़ाना चाहते हैं जिसमें इनको फायदा हो। मुझे लगता है कि आज जैसे ट्रंप माय एक्सीलेंसी करके हमारे प्रधानमंत्री उनके सामने बैठे रहते हैं और ट्रंप उनको कहता है यू आर किलर,
तो हमारे प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं होती कि ट्रंप को कहे कि यू कॉल्ड मी अ किलर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किलर। लेकिन जहां मेलोनी को वो मेलोडी देते हैं, वहां मेलोनी से ये भी सीख लेते हैं कि ट्रंप को जवाब कैसे दिया जाता है। वो नहीं सीखा इन्होंने कि किस तरह से मेलोनी जी ने कहा ट्रंप से कि फ्रांस आपसे डरता नहीं है और ना ही मैं डरती हूं। लेकिन प्रधानमंत्री चुप करके योर एक्सीलेंसी, और हमारा भारत का मीडिया दिखा क्या रहा था। आज मुझे लगता है पत्रकारों के नाम पे जो भी आज की न्यूज एजेंसी थी जो खिलाफ लिखती भी, जी नहीं साहिल जी, टाइम बराबर दीजिएगा वरना आई मूव आउट ऑफ द डिबेट। मैं आप देखिए, नहीं गलत बात नहीं ना, मुझे अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। नहीं फिर आप जी नहीं बोलना। मैं आपसे कर सकता हूं, मैंने आपको रोका थोड़ी ना। ठीक, मुझे लगा ये जी कई बार होता है ना एज एन इंडिकेशन दैट यू शुड स्टॉप। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मैं कह रही हूँ कि आज न्यूज एजेंसीज को हमने देखा कैसे आज अडानी अंबानी ने खरीद लिया जो सरकारों के खिलाफ बोला करती थी, आपने देखा। लेकिन इन चीजों पे चर्चा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्यों आज जो आपने देखा कि कैसे पानी के पीने पे जब बात होती है कि इथेनॉल कैसे मिल रहा है पेट्रोल के अंदर, तो वो कहती है कि पानी जो वेस्ट हो रहा है, डिस्टिलरीज बन रही हैं तो पानी खराब हो रहा है। उन्होंने कहा जी पानी हम जब पीने का देते हैं गिलास पानी तो आधा गिलास पानी फेंक दिया जाता है। ऐसे ऐसी मिसालें देते हैं पत्रकार आजकल, चिप लगा दिया है नोट के अंदर। तो ये जो पत्रकार हैं जो आज पूछते हैं कि आप आम कैसे खाते हैं, जेब में पर्स रखते हैं, घड़ी कैसे देखते हैं, सोते नहीं है, काम कैसे करते हैं, तो आज पत्रकारिता निष्पक्ष रह गई है या पत्रकारिता का क्या स्तर आके रह गया है? तो फिर आज सवाल पूछेगा कौन? लेकिन जेपी नारायण की जो मूवमेंट थी उसके महिमा मंडल तो ये गाते हैं, लेकिन 3 साल के अंदर ही वो गिर गई। और किस तरह से थंपिंग मेजोरिटी के साथ फिर से इंदिरा जी ने टर्न अपना वापस सत्ता को हासिल किया और लोगों के लिए काम किया, क्योंकि देश और दुनिया जान गई थी कि ये जो एक भाजपा या जनसंघ उस समय थी वो देश नहीं चला सकती। आज भी देश की जो हालत है, जिस तरह से रुपया गिर रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से तमाम इश्यूज जो देश के आगे एक चैलेंज बन के खड़े हो गए, जहां प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ रही है कि तेल कम खाइए, एक समय की रोटी कम कर दीजिए, वहां आज मुझे लगता है कि आज जो मूवमेंट है वो देश के अंदर समझने की जरूरत है किस तरह से वोट चोरी से सरकार बनाई जा सकती है, पर उसको चलाना बहुत एक मुश्किल कार्य है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं हो पाएगा। मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका, मैं दिनेश सर का, मैं रजनी मैम करता हूँ रुख, मैं आपसे लेता हूँ जवाब। आप पहले भी आप कुछ कहना चाहते थे, पर दिनेश सर का मैं रुख करना दूंगा। सर किस तरह देखते हैं आप, क्या वाकई में पिछले 12 सालों के अंदर जो है ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, और जो क्या आज पत्रकारिता पारदर्शिता के साथ चल रही है, क्या पूरा मौका मिलता है? विपक्ष के बहुत से आरोप हैं इन चीजों के ऊपर। देखिए साहिल जी, पत्रकार हमेशा 2 तरह के होते हैं। एक पत्रकार जो हमेशा सरकार के साथ चलते हैं, चाहे वो कांग्रेस का रूल था, अभी आपने 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस का रूल देखा। उस समय भी कुछ ऐसे पत्रकार थे जो उस समय के प्रधानमंत्री और जो यूपीए की चेयरपर्सन थी उनका इंटरव्यू वैसे ही करते थे जैसे आजकल के पत्रकार आज के प्रधानमंत्री का करते हैं। चापलूसी हमेशा चलती रही है पत्रकारों में। ये नहीं कह सकते कि आज चापलूसी ज्यादा तो उस समय कम थी, उस समय भी चापलूसी चलती थी। उस समय भी एक वर्ग जो था वो सरकार के खिलाफ था, दूसरा सरकार की चापलूसी करता था। वैसा ही आज है। आज भी पत्रकार, काफी पत्रकार हैं जो सरकार के खिलाफ लिखते हैं, सरकार को एक्सपोज करते हैं। और वैसे भी पत्रकार, जैसे अभी नम्रता जी ने बात की कि जो ये कहते हैं कि आप आम कैसे खाती हैं, ठीक बात है। पत्रकारिता वैसे चलती है, हर तरह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। पर ये ठीक है कि मैंने पहले कहा कि जो भी सरकार सत्ता में आती है वो चाहती है कि हमारे खिलाफ कुछ भी ना बोला जाए, चाहे जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक के प्रधानमंत्री हो। हर प्रधानमंत्री ने, हर सत्ताधारी दल ने ये कोशिश की कि जो उनके खिलाफ आवाज हो उसको दबाया जाए, चाहे धमका के दबाया जाए, चाहे लालच देके दबाया जाए। तो ये पॉलिटिक्स में चलता है, पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये ठीक है। उस समय जमाना कुछ और था। 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो उस समय सोशल मीडिया नहीं था। आज आप किसी को रोक नहीं सकते। आज सोशल मीडिया इतना पावरफुल है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो भी करे, जैसे नम्रता जी कह रही कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो सरकार की चापलूसी करता है तो सोशल मीडिया में उनको एक्सपोज कर दिया जाता है। आजकल तो अब मीडिया इतना वाइब्रेंट हो गया, इतना पावरफुल हो गया। अब मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, अब किसको रोकोगे? तो जो सरकार के खिलाफ लिखते हैं वो लिखते हैं, जो बोलते हैं वो बोलते हैं। इसलिए आज के मीडिया में और 1975 के मीडिया में को कंपेयर करना बड़ा मतलब एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। मतलब अब मीडिया फैल चुका है, मीडिया बड़ा वाइब्रेंट हो चुका है। अब मीडिया को कंट्रोल करना, चाहे मीडिया की आवाज को दबाना बड़ा मुश्किल।
ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका और करूँगा रजनी मैम का। मैम, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और आज का दौर जो है, और 12 साल ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी रही है। साहिल जी, मैं नम्रता जी की बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी। मुझे ये समझ नहीं आई कि कांग्रेस को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। कोई पहली बार किताबों में इसको ऐड नहीं किया गया। 12वीं की पढ़ाई में इनकी सरकारों में भी ये सब्जेक्ट था। इमरजेंसी वाला सब्जेक्ट कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। अब ये 9th से स्टार्ट किया गया है, 9th की बुक्स में डाल दिया गया है। तो मगर इसमें कोई अलग चीज नहीं की भाजपा की सरकार ने। और ये कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो बच्चों को पता नहीं है या आज की जनरेशन जानती नहीं है। ये काला अध्याय वो लगातार पढ़ती रही है। और आज इतनी बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, वो सोशल मीडिया के थ्रू आज अलग अलग दायरे आ गए हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं सोशल मीडिया में। उसमें सर्च करके वो देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ था उस समय में, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, जेपी नारायण जी का क्या रोल था, क्या आंदोलन हुआ था, संजय गांधी जी ने क्या नसबंदी करके लोगों को कैसे खत्म करने का काम किया था नसबंदी के दौरान। ये सारे सब्जेक्ट जो है आज सोशल मीडिया पर है। केवल बुक्स के दायरे में रहकर बच्चे नहीं पढ़ रहे। मेरे भाई दिनेश जी ने बताया कि आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, मगर ये सब्जेक्ट डिरेल थोड़ा हो जाएगा कि अगर हम जर्नलिज्म पर जाते हैं। मैं नम्रता जी की बात का अगर जवाब दूंगी, आज जर्नलिज्म अलग किस्म का हो चुका है। आज पर्टिकुलर जर्नलिस्ट ही जर्नलिज्म को नहीं कर रहे, पत्रकार वही नहीं है जो जर्नलिस्ट है। मुझे लगता है कि आज हर किस्म के लोग जो है सोशल मीडिया में अपने व्यूज रख रहे हैं, सोशल मीडिया में अपने वीडियोस को डाल रहे हैं, जिससे बच्चे अवेयर भी हो रहे हैं। और आज बच्चा इतना जागरूक है। आज कांग्रेस को तकलीफ इस चीज से हो रही है क्योंकि इनकी हिस्ट्री की परतें खुल रही है। इनको हिस्ट्री को दबाने का काम इन्होंने लगातार इतने सालों में किया साहिल जी। चाहे सुभाष चंद्र बोस और अलग अलग क्रांतिकारियों का जो रोल रहा भारत के योगदान में, स्वतंत्रता के योगदान में, उनमें क्या रोल उन्होंने किया, कांग्रेस ने कभी लोगों के सामने उजागर नहीं किया। चाहे कश्मीरी पंडित विस्थापितों का जो उनके साथ दुर्दशा की गई है, कांग्रेस की सरकारें रही हैं, मगर उनको पब्लिक में नहीं लाने दिया गया। वो भाजपा की सरकार में ही ओपनली आज उस पर डिस्कशंस हो रही हैं, उस पर डिबेट्स हो रही है। लोग अपनी राय रख पा रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ क्या हुआ। मुझे लगता है कि हिस्ट्री में बहुत सी गलतियां कांग्रेस ने की हैं, जिसको उजागर करने का काम भाजपा कर रही है। इसमें कांग्रेस ये क्यों ले रहा है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं लोगों के सामने ओपन किया जा रहा है, मगर लोगों को सच्चाई जानने की आवश्यकता है। लोगों को पता होना चाहिए जिस सरकार ने 70 साल यहाँ देश में शासन किया, उन्होंने यहाँ देश की दुर्दशा क्या की थी। देश के यह भी बात कर रही है कि बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है। आप बताइए, जब आपकी सरकार थी, जब इमरजेंसी लगाई गई थी, अलग अलग प्रदेशों में आंदोलन हुए थे। आंदोलनों को दबाने के लिए इमरजेंसी का रूप आप लोगों ने लिया था। तब तो आंदोलन को दबाने का काम किया जाता था। अब उनको तो फ्री हैंड दिया गया है नम्रता जी। कहीं ना कहीं वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, डेमोक्रेसी के सेटअप में वो अपना काम कर रहे हैं। और सरकार का भी जो दायित्व बनता था, कहीं ना कहीं लीकेज हुई थी, कहीं ना कहीं इंक्वायरी बिठाई है, उसको री एग्जाम करवाया है, बड़ी सिक्योरिटी के तहत उसको फिर से एग्जाम दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने जो पर्दे हैं उनके खुलने के कारण तकलीफ में है, जबकि भाजपा ने ये सब्जेक्ट ऐड किया है, उनको उससे तकलीफ नहीं है। साहिल जी, मैं करता हूँ रुक आपका दोबारा, मैं नम्रता मैम का रुक लूंगा। मैम, एनसीईआरटी में अध्याय जोड़ने पर कांग्रेस की आपत्ति क्या है? क्या आपातकाल की जिम्मेदारी केवल इंदिरा गांधी की जीत की थी, या क्या उस दौर की परिस्थितियों को भी पढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आज दुविधा पता क्या है कि वो अपना जो समस्या का समाधान है ना, वो अतीत में ढूंढती है। वर्तमान में जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसकी बात नहीं करती है। आज बच्चों की जो परिस्थितियां हैं, जिसका नीट के पेपर का लीक हो जाना, ये कहती है उस पर इंक्वायरी हो रही है। क्या धर्मेंद्र प्रधान का उस पर इस्तीफा बनता है या नहीं बनता, ये मैं पूछना चाहती हूँ रजनी जी से। कैसे इतनी बड़ी आज लीक, एक नीट का पेपर लीक नहीं हुआ सीबीएसई के अंदर, कितनी बड़ी, एक बच्चे ने उनका चैलेंज किया कि मैं उस पेपर को कैसे घर बैठ के उसको लीक कर सकता हूँ। तो मुझे बताइए कि आज क्या एक मंत्री मैं बोली नहीं, मैं आपको मंत्री के इस्तीफे से नहीं, आपके इस सवाल को ये सब्जेक्ट से निकल जाएगा, बाद में आप जवाब मांगेंगे। एक सबक होता है इस्तीफा देना, एक सबक होता है कि अगर आप गलत काम करेंगे आपसे इस्तीफा ले लिया जाएगा, ये होता है। अगर आप आज पेट्रोलियम मंत्री से इस्तीफा लेते तो पता चलता कि आपका नाम ऐसी फाइल के अंदर आया, इसलिए हमने आपका इस्तीफा लिया। एक रोल मॉडल बनते हैं। हु आर लीडर्स? लीडर्स आर देयर टू लीड द सोसाइटी, दे आर द रोल मॉडल्स। और अगर आप एक रोल मॉडल की तरह काम करेंगी तभी तो बात बनेगी। आप वहां कह रही हैं कि इस्तीफा लेने से काम बन जाएगा। आप एयरफोर्स का यूज कर रही हैं। क्या सिर्फ पेपर ले जाने तक लीकेज हो रही थी? पेपर तो सपने में लीकेज हो रही थी जरा।
आपके जो लोग पाए गए हैं उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता इन्वॉल्व है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम है जो बीजेपी का इसके अंदर निकल के आता है। ये पेपर लीक की घटनाएं, जो पैसा जा रहा है वो जा कहाँ रहा है, ये पेपर लीक की जो इंडस्ट्री है ये इसको ब्रेक करना चाहिए था। और एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग के आप कह रही हैं उससे क्या हो जाएगा? उससे होता है कि आप एक बताते हैं कि अगर आप मंत्रालय नहीं चला पाएंगे तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। क्यों सजाएं नम्रता जी, क्यों हमको हैं? आप सिस्टम मुझे को बताइए, ठीक करना, आप मुझे लगता है कि हमें सिस्टम ठीक करना है कि हमें अच्छा, मंत्री का इस्तीफा लेना है आप ही बोल बच्चों लीजिए के लिए। तो आप देखिए, नहीं नम्रता जी, आप बोलेंगे तो चलेगा नहीं ना। मेरी बात को रखने दीजिए, फिर आप अपनी बात करिएगा। मेरी बात, मेरा मत रखने का, मेरा समय रखने का ये समय है, मुझे रखने दीजिए। साहिल जी, फिर जवाब नहीं ले लीजिएगा इसके लिए। बिल्कुल मैं लूंगा, आपसे जवाब लूंगा मैम। नीट जैसे पेपर लीक हो जाते हैं उस पर सवाल नहीं उठेंगे क्या? कैसे लीक हो रहे हैं? फिर आप इसका मतलब संभाल नहीं पा रहे हैं। आज आप मुझे बताइए, आपके भरत तिवारी का वहां एनकाउंटर हो जाता है, कैसे हो जाता है? ऐसी घटनाओं को आप मामूली नहीं लेते। आज चोरी हो रही है राम मंदिर के नाम पे। राम मंदिर जिसको आपने जगह जगह कहा कि हम बहुत बड़े राम भक्त हैं, वहां चोरी हो जाती है और आपका एमपी कहता है कि हमारे भक्तों ने चंदा दिया था, अगर चोरी भी हमारे भक्तों ने कर ली तो आपको ऐतराज क्या है? ये आपके जवाब है। तो मुझे लगता है कि हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसको जवाब से बचने के लिए आप इतिहास के पन्नों में अपने मुंह छुपाने की जगह ढूंढ रहे हैं, जबकि आपको आज का जवाब देना चाहिए। आप कभी सुभाष चंद्र पे पहुंचते हैं, कभी जवाहरलाल नेहरू पे पहुंचते हैं। आप बताइए ना, अपने द्वारा आज भी आप जवाहरलाल नेहरू जी जिंदा होते तो आप उनको कटघरे में खड़ा करते, लेकिन आज भी उनका व्यक्तित्व, उनकी छवि, उनका भाजपा उसका मुकाबला नहीं कर पाती। इसीलिए वो अपने आप को बोना पाती है और इसीलिए बार बार उनको नाम लेती है। नहीं तो अपना काम करके दिखाइए ना कि आपने 12 सालों में देश को क्या दिया। क्या आपने नीट जैसे पेपरों को आप आज भी बंदोबस्त कर पाए कि आप पेपर लीक की चीजों को रुका पाएंगे? क्या बेरोजगारी जो आपने 12 सालों के अंदर देश को दे दी है उस पर आपका जवाब है? महंगाई पे आपका क्या जवाब है? इसका काला अध्याय है जो वो कौन लिखेगा? आपको पढ़ाना चाहिए था कि इंदिरा जी जैसी स्ट्रॉन्ग लेडी एंड आयरन लेडी जो अमेरिका जाके वहां के प्रेसिडेंट को जवाब देके आई कि मैं आपसे मिलूंगी नहीं, यू आर नॉट देयर टू डिक्टेट टर्म्स टू इंडिया, इंडिया इज एज पावरफुल एज यूएस। छोटी से देश होने के बावजूद भी उस वक्त देश किन परिस्थितियों से जूझ रहा था, लेकिन उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, बांग्लादेश बनाने का काम किया। सिर्फ यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ट्रंप से डिक्टेशन नहीं ली थी उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है आज जवाब जब भारत मांगता है तो उन सब चीजों से बचने के लिए आप इतिहास को, पन्नों को दोबारा से पढ़ाना चाहते हैं, आप करिए जो करना चाहते हैं। बच्चे, आज आपने ठीक कहा कि आज बहुत वाइब्रेंट सोशल मीडिया है, आज बच्चे भी समझ रहे हैं कि जहां हम आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पे, आप कॉकरोच बुलाते हैं युवा को। कितनी शर्मनाक बात है कि आप उनसे पूछते नहीं चीफ जस्टिस से कि आपने मेरे बच्चे को कॉकरोच बुला दिया और फिर आपने उनको कह दिया कि आप सड़क पे आंदोलन करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, धर्मेंद्र प्रधान हमारा एजुकेशन मिनिस्टर रहेगा। क्यों? आपके पास और चैलेंज, आपके पास और चेहरे नहीं है। लेकिन आप इन सब चीजों से, इन प्रश्नों से बचने के लिए, और आप कहते हैं कि आपने बहुत फ्रीडम दे रखा है प्रेस को, एक प्रेस वार्ता को मोदी जी आज तक वो नहीं कर पाए हैं, शायद टेलीप्रॉम्प्टर की वजह से या कोई भी कारण रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है जो एक प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर पाए, देश को सवाल के जवाब ना दे पाए पत्रकारों को, अगर पत्रकार सारे ही चाटुकार नहीं होते, कुछ पत्रकार तो सवाल पूछते हैं, आप कैसे खाते हो उसकी अलग से, कि आज अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, आज रुपया इतना गिर क्यों गया मोदी जी? जिस रुपए की आप बात करते थे कि रुपया नहीं गिरता, प्रधानमंत्री का स्तर गिरता है। आज महंगाई का क्या आलम है? लेकिन उन पे जवाब, उनकी बातों का जवाब कौन देगा जब प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए तैयार नहीं है? सिर्फ हुंकारे भरना और प्रचार प्रसार में जो सम्मिलित रहते हैं उनकी बातों का क्या कहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश संभल नहीं रहा है। देश की खस्ता हालत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। और आज भाजपाइयों को ये समझना चाहिए कि भाजपा का केवल ये देश नहीं है, ये देश रहेगा तो भाजपा रहेगी, ये देश रहेगा तो विभिन्न पार्टियां रहेंगी। आपने तो देश की वो हालत कर दी कि देश आज किस हालत में आके खड़ा हो गया है कि आप आज नेपाल और बांग्लादेश और पाकिस्तान से अपना मुकाबला करने लगे हैं। कहा हम चीन और रशिया और अमेरिका से मुकाबला किया करते थे, आज आप लोहा लेने की बजाय आप पाकिस्तान, कभी नेपाल, कभी बांग्लादेश से मुकाबला करते हैं। तो मुझे लगता है जवाब कांग्रेस से देने को ज्यादा आपको यूएस को जवाब देना जरूरी था कि हाउ ही कॉल्ड देम अ किलर। आप भी मानती हैं कि मोदी जी किलर हैं? क्या आप भी ट्रंप की बातों से मुतमैन हैं? तो मुझे लगता है, मुझे तो दुख हुआ कि मेरे देश के प्रधानमंत्री को किलर कह दिया ट्रंप ने। क्या आपको दर्द नहीं हुआ? मुझे लगता है उन सवालों के जवाब देने चाहिए थे, ना कि आप दोबारा से पाठ्यक्रम को बदलती हैं, पुस्तकें बदलती हैं। मुझे तो लगता है एक बारी सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगा के एनसीईआरटी की बुक सारी उठवा ली। अभी तक तो 9वीं की पुस्तकें नहीं आई कि बच्चे पढ़ पाए।
ये हालत है आपकी शिक्षा का, ये शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो खस्ता हालत है, ऐसी देश की हालत नहीं हुई थी। तब देश को आजाद किए हुए कितने 30 साल हुए थे, आज देश को आजाद हुए 80 साल हो गए। 80 साल बाद भी आप 35 साल पुराना बातें करती हैं, तो मुझे लगता है अपने आप में बहुत दुखद है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। इट इज सैड ऑन द पार्ट ऑफ बीजेपी की किस तरह से वो देश को चलाना चाहती है। ये देश है, ये देश हमारा सबका है, खाली भाजपा का नहीं है कि वो बिगड़ेगा तो हम बोलेंगे नहीं। यहाँ जो भी होगा, कांग्रेस खड़ी रहेगी, सड़कों पे उतरेगी। और आज युवा कांग्रेस ने आपको कर दिखाया है। आज आपके प्रधान साहब, धर्मेंद्र प्रधान साहब छुपते फिरते हैं और गली कूचे से निकलते हैं। मुझे लगता है खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए ऑन मॉरल ग्राउंड्स और एथिकल ग्राउंड्स। आप कहती हैं एक इस्तीफे से क्या होगा, आप एयरफोर्स के, आप आर्मी, नेवी, सबको सिर्फ पेपर लीक में लगा दीजिए, उनको देश की सुरक्षाओं से हटा के इन्हीं चीजों में लगा दीजिए, जैसे आपने चरण चुंबक बना दी है ईडी, सीबीआई और बाकी जैसे एजेंसीज को। तमाम इदारों को आप अपने चरण चुंबक बना के रख दीजिए। देश की खस्ता हालत कर दी है, इन संवैधानिक संस्थाओं की भी कर दी है। देश को क्या आप दे रही हैं, देश देख रहा है। आप बड़ी बड़ी बातें करके इतिहास की बातें करती हैं, कल इतिहास आपका भी लिखा जाएगा जनाब। ठीक है ये मैम, जमाना है, ये दौर के मुड़ के जरूर आता है। ठीक है मैम। जी रजनी मैम। जी, मैं नम्रता जी की बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी। बाकियों को कह रहे हैं कि मुझे रोके ना, मगर खुद उन्होंने पूरा डिटेल में एक भाषण के रूप में जैसे रैली को संबोधित कर रहे थे, मुझे लगा नम्रता जी उस मोड में आ गए थे। चलिए, ये तो एक अलग बात रही। इन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं नम्रता जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, क्या एक मंत्री के इस्तीफे देने से ये सिस्टम ठीक हो जाएगा? सिस्टम को सही करना है हम लोगों ने कि एक मंत्री को इस्तीफा दिलवाकर हम लोग इसको सही समझेंगे? मुझे लगता है कि इंक्वायरी बिठाकर जो जो लोग इसमें थे, कहीं ना कहीं उन पर शिकंजा कसने की जरूरत है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। आपकी सरकारों में भी पेपर लीक होते रहे हैं बिल्कुल और नहीं, आपकी सरकारों ने इसको नजरअंदाज बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल नहीं हुए। आपकी सरकार में जितने पेपर लीक हुए हैं, सुन लीजिए नम्रता जी, अब मैं सुन करता हूँ लीजिए, रुक सुन लीजिए आपकी नम्रता पूरी जी, सुन आप के मैंने आपका नहीं ना करूंगा बोली, मैं। अब आप दूसरा भी सुन लीजिए। मैं नम्रता जी की बात पर यही बात कर रही हूँ कि कांग्रेस की सरकारों में भी लगातार पेपर लीक हुए हैं। ये एक बीमारी है जो जड़ से खत्म करने की जरूरत है साहिल जी। एक मंत्री के इस्तीफे से इस बीमारी से हम निजात नहीं पा पाएंगे। कांग्रेस अपने समय में इससे पल्ला झाड़ देगा, भाजपा अपने समय में इससे पल्ला झाड़ देगा। बच्चे इसमें सफर कर रहे हैं, जो बच्चे मेरे भी हैं, जो बच्चे नम्रता जी के भी हैं, पूरे देश के बच्चे। इसका हमें एक सोल्यूशन करने की जरूरत है, जो मुझे लगता है हमको मिलकर करना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर कटाक्ष करके। सब्जेक्ट हमारा साहिल जी क्या है? सब्जेक्ट हमारा है कि क्या ये सब्जेक्ट जो ऐड किया गया है, इसमें कांग्रेस को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मैंने इसमें ये जवाब दिया कि कांग्रेस बताए कि कांग्रेस को इसमें क्या गलत लग रहा है, क्या इसमें कुछ झूठ ऐड किया गया है। अभी ये कह रही है कि 9th की बुक्स अभी आई भी नहीं है। अगर ये 2026 और 27 के पाठ्यक्रम में ऐड किया गया है, उसमें क्या आया क्या नहीं आया, मुझे लगता है उस पर देखना चाहिए। और अगर उसमें कुछ झूठ ऐड किया गया है तो उस पर इनको रिएक्ट करना चाहिए। अगर सच्चाई बताई गई है इमरजेंसी की, इंदिरा गांधी जी के दौरान क्या क्या हुआ है, किस किस को दबाने का काम किया है, तो उसको आने देना चाहिए। क्योंकि ये बच्चों को समझने की जरूरत है कि लोकतंत्र की हत्या कैसे कांग्रेस की सरकारों ने की है। ये आज भाजपा पर कह रहे हैं कि पत्रकारों को फ्रीनेस नहीं है। अभी मेरे जो दिनेश जी हैं, पत्रकार, हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा कि पत्रकार दो किस्म के रहते हैं। कुछ पत्रकार सरकार के साथ चलते हैं, कुछ अपनी लाइन को फॉलो करते हुए चलते हैं। हमें ये पत्रकारों पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए कि पत्रकार सिर्फ सरकार के साथ ही है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी पत्रकार अपनी बात रख पाते हैं। ये फ्रीनेस आज सोशल मीडिया के माध्यम से है। तो मैं यही बात करूंगी कि आप भाजपा को लगातार कटघरे में खड़ा करके अपने को सही प्रूव करके सही साबित नहीं कर सकते। आज बच्चे समझ रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या क्या जुल्म किए हैं पूरे देश में। कांग्रेस ने, देश तो छोड़िए, चलिए भारत में तो आपने जुल्म किए, हमारे जम्मू कश्मीर में जहां के हम नागरिक हैं, जम्मू कश्मीर को आज जिस दिशा और दशा में आप लोगों ने लाया है, आज जो यहाँ की रीजनल पार्टीज हमारे ऊपर हावी हो गई हैं साहिल जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही देन है। जो जवाहरलाल नेहरू जी ने स्ट्रेटेजी सही नहीं मोदी जी के जो अच्छे काम है वो बताएंगे? बिल्कुल नहीं बताएंगे। आप कह रहे हैं इंदिरा जी के अच्छे काम बताने चाहिए। इंदिरा जी के जो जो काम है वो लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। मगर क्या आपकी सरकार आने के बाद आप मोदी जी के अच्छे काम गिनाएंगे? बिल्कुल नहीं गिनाएंगे। आप मोदी जी के बुरे कामों को ही गिनने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो अब ऐड हो रहा है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि आज बच्चा 4th 5th का ही इतना अवेयर है। आज सोशल मीडिया को कैसे उनको चलाना है वो उनको पता है, कैसे उनको अपने अपडेट्स लेने हैं, कैसे उनको किसी सब्जेक्ट की सर्च करनी है,
वो बच्चा जानता है। तो 9th में बच्चा इतना मैच्योर हो गया है कि उसको अपनी हिस्ट्री को समझने की बिल्कुल जरूरत होनी चाहिए। मैम काफी अहम बातें रखी आपने। मैं रुक करता हूँ दिनेश सर का, शायद संपर्क कट गया है नम्रता मैम से, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं सर का रुक करूंगा। दिनेश सर, क्या एनसीईआरटी का नया अध्याय संतुलित नजर आता है? क्या छात्रों को आपातकाल की पूरी पृष्ठभूमि पढ़नी चाहिए? देखिए साहिल जी, हिस्ट्री 2-3 तरह की होती है। मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो 47 के बाद जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो मुझे लगता है अगर इनको इंक्लूड किया जाए करिकुलम में तो कोई बुरी बात नहीं है। इमरजेंसी तो एक इमरजेंसी लगी है हमारे देश में, तो इमरजेंसी को पढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है। पढ़ाना चाहिए, बच्चों को पता चलना चाहिए कि हमारे देश में क्या क्या हुआ, कब इमरजेंसी लगी, कब कौन सी सरकार बनी, क्योंकि ये तो जनरल नॉलेज के विषय हैं। तो बच्चों को भविष्य में ये जानकारी मिलनी चाहिए। तो मैं इसको बुरी चीज नहीं मानता, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट हुई है 1947 के बाद, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में या मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में वो पढ़ाना चाहते हैं तो इसमें बुरी चीज कुछ नहीं है। इसमें पढ़ाना चाहिए। इस पे कोई, इसको कांग्रेस अगर पॉलिटिक्स करती है तो मुझे लगता है कांग्रेस को इस पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ये एक डेवलपमेंट हुई है देश में, ये मतलब जो घटनाक्रम हुआ है, तो उसको अगर हम अपनी किताबों में इंक्लूड करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसमें बुरी बात कोई नहीं है। ठीक है मैम। रजनी मैम, अनुराधा मैम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मैं रुक करता हूँ जी दोबारा से उनका। मैम, आपने बातें जी। सुनी रही थी, उसके बाद सही मायने में सवाल ये है कि आखिर आपत्ति क्या है कांग्रेस को? हमें कोई आपत्ति नहीं, आप पढ़ाइए, क्योंकि आज देश जानता है कि इंदिरा जी जैसी एक प्रधानमंत्री का होना अपने आप में कितनी गौरवान्वित बात है देश के लिए। आपकी बातों में देश नहीं आएगा, आज का बच्चा भी बहुत समझदार है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं सिलेक्टिव क्यों है इस चीजों पे। आप मुझे बताइए, क्या इंदिरा जी का जो प्रिवी पर्स के ऊपर जो उन्होंने किया, क्या वो पढ़ाया जाएगा? क्या उसमें पढ़ाया जाएगा कि हरित क्रांति इंदिरा जी लाई? क्या उसमें पढ़ाया जाएगा कि बैंकों का कैसे निजीकरण किया गया? तो ये सब चीजें जो देश के अंदर हुई और देश की बहबूदी के लिए की गई, क्या इसमें पढ़ाया जाएगा? क्या पढ़ाया जाएगा कि आज भी जो ट्रंप है, जिस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से ट्रंप से डर के हमारे प्रधानमंत्री आ जाते हैं, लेकिन उस टाइम इंदिरा जी नहीं डरी थी, क्या ये पढ़ाया जाएगा? ये भी तो पढ़ाया जाना चाहिए कि ट्रंप सामने बैठ के मोदी जी को किलर कह रहे हैं और मोदी जी हंस रहे हैं आगे से ही। तो ये भी पढ़ाया जाना चाहिए। तो क्या ये पढ़ाया जाएगा कि इंदिरा जी वहां मुंह तोड़ जवाब देके आ गई थी? क्या ये पढ़ाया जाएगा? ये पढ़ाया जाएगा कि रुपया कितना पतला हो गया? क्या देश में ये पढ़ाया जाएगा कि इथेनॉल, क्योंकि नीतीश गडकरी जी के बेटे के पास उनकी फैक्ट्री है इकलौते, तो वही इथेनॉल आज हमारी गाड़ियों को खराब कर रहा है? क्या ये पढ़ाया जाएगा? ये पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से देश के अंदर बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ गई? क्या पढ़ाया जाएगा? क्या पढ़ाया जाएगा कि देश का रुपया गिरता गया लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस तरह से? और आज एक और डेवलपमेंट हुई है कि पासपोर्ट ऑफ इंडिया को आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ नहीं बनाया माना जाएगा। जिस पासपोर्ट के लिए पुलिस आपके घर आती है, फिर आइडेंटिफिकेशन होती है, लेकिन उस पासपोर्ट को इतना आज मामूली कर दिया कि आज उस पासपोर्ट को आप ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मानते जो आपके लिए एक तो ये सब चीजें हैं जिस पे आपको बात करनी चाहिए, लेकिन इन पे बात नहीं करते हैं। तो ये सब पढ़ाया जाना चाहिए कि किस तरह से वोट चोरी की गई, किस तरह से देश के अंदर लोग डिमांड करते गए कि आप लोग बैलेट पेपर पे वोट लीजिए दोबारा से। जिस ईवीएम को आप पहले क्रिटिसाइज करते थे, आज उस ईवीएम को दोबारा से छोड़ दीजिए। देश के बड़े बड़े देशों ने इसको बहिष्कार कर दिया है। क्या ये पढ़ाया जाएगा? क्या ये पढ़ाया जाएगा कि आपने तमाम राजनीतिक विपक्षी दलों को अंदर किया लेकिन फिर उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ आपको कोई प्रूफ नहीं मिला? क्या ये पढ़ाया जाएगा? तो ये सब चीजें हैं जिसपे आज भाजपा को समझाना चाहिए कि देश को खाली सिलेक्टिव क्यों पढ़ाते हैं आप? कि आप पढ़ाएंगे कि आप राजनीति करें लेकिन बच्चों के दिमागों के साथ नहीं। आप राजनीति करें पूरी तरह से, लेकिन आप ये जो करिकुलम को बदल के, तो करिकुलम का क्या है? आज आप हैं, कल नहीं रहेंगे, करिकुलम दोबारा बदल दिया जाएगा। अगर आप इसी तरह से देश को चलाना चाहते हैं कि करिकुलम की खेल खेलना चाहते हैं तो खेलिए। आज आप खेल रहे हैं, कल फिर जो पार्टी आएगी वो खेलेगी। तब आपका काला इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसमें बहुत कुछ लिखा जाएगा रजनी जी, सब कुछ लिखा जाएगा। ये दौर लिखा जाएगा, ये जुल्म लिखे जाएंगे, ये सितम लिखे जाएंगे जो भाजपा कर रही है आज विपक्षियों के ऊपर, ना कि विपक्ष के ऊपर, सिर्फ देश के आम गरीब के ऊपर। आज गरीब की रोटी जैसे आपने छीन लिया उसकी थाली से, उसकी बात की जाएगी। किस तरह से एलपीजी और तमाम जो हमारी गैस है उनको किस तरह से आपने महंगा किया, बाहर से सस्ता तेल खरीद के भी आप लोगों को महंगा बेच रहे हैं, इसकी बात की जाएगी। तो ये सारी चीजें जब पढ़ाई जाएंगी तो भाजपा कहाँ छुपेगी, कहाँ रह जाएगी?
क्या होगा, किन पन्नों में भाजपा का दौर लिखा जाएगा, वो अपने आप में एक काला इतिहास है, वो ठीक है असली में काला इतिहास होगा जी। मैम, वो समय भी आज याद आप करना देखिए, चाहिए। एक चीज है, जी। एक चीज है साहिल जी, सरकारी मुलाजिम उस टाइम सड़कों पे थे। आज अगर सरकारी मुलाजिम सड़कों पे आ जाए तो आप मुझे बताइए ना क्या होगा। ये जो इमरजेंसी का दौर की बात करते हैं, तब आप अगर इसको पूरा पढ़ेंगे, किस तरह से जेपी नारायण जी ने किस तरह से आम ऑफिसर्स को उनको अंदर से उकसाया कि वो सड़कों पे आ जाएं। आज ऑफिसर्स की क्या हालत है, आपने केएस ऑफिसर्स को कहां लाके खड़ा कर दिया है, आईएएस ऑफिसर्स तमाम यहाँ आके क्या हमारे जम्मू कश्मीर का हाल कर रहे हैं। तो ये भी दौर लिखा जाएगा, तब याद रखा जाएगा, तब याद मैम रखा वो भी एक जाएगा। दौर था, ये भी एक दौर है, गुजर जाएगा, पर फिर बिल्कुल भी बिल्कुल गुजर जाएगा, गुजर ये जाएगा, दौर है, ये गुजर ही जाएगा, गुजर जाएगा, पर वो दौर लेकिन भी सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा मैम। तभी तो बात वो भी आती है जब सरकारें गिराई गई थी, सरकारें वो तो भी आज पढ़ा, गिराई जा रही है, वो भी पढ़ाया जाएगा। ठीक, साहिल जी बिल्कुल ठीक। आज विरोधियों को वॉशिंग मशीन में धो के, उनको चमकदार कपड़ों की तरह ठीक। हैंगर में चिपका के दोबारा से अपनी पार्टियों में शामिल किया जाता है। और रजनी जी जैसे लोग जो इस धड़े को 2 से शुरू करके सरकार तक बनाते हैं, वो बेचारे कगार पे खड़े होकर देखते रहते हैं, मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी। लेकिन इनकी बारी आने की जगह हिमंत विश्व शर्मा की बारी आ जाती है, शुभेंद्र अधिकारी की बारी आ जाती है। जो बाहर से तमाम नेता आते हैं वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, पोर्टफोलियोज एंजॉय करते हैं। और भाजपा का कार्यकर्ता जिसने मेहनत मुशक्कत की, 2 एमपी से लाके यहाँ सरकार बनाने का काम किया, वो आज भी बेचारा मशीन में धुलने की वेट कर रहा है कि मुझे भी वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाए, मुझे भी धुल के इस्त्री कर दिया जाए, मैं भी चमकदार हो जाऊं, काश मेरा भी चेहरा मोदी जी को पसंद आ जाए। ठीक है मैम, ठीक है मैम। रजनी मैम, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। किस तरह देती हैं आप इस पूरी बात का जवाब, क्योंकि इस दौर और दौर के बीच में बहुत से सवाल खड़े हैं। जी बिल्कुल, मैं नम्रता जी की बात पर मुझे हंसी भी आ रही थी कि नम्रता जी आज किस तरीके से बात रख रही हैं अपनी। कांग्रेस के अंदर की लड़ाई उनको दिख नहीं रही, मगर भाजपा के कार्यकर्ता की चिंता इनको दिख रही है। आज इनको रजनी जी की चिंता दिख रही है कि रजनी जी का मेन फ्रंट में नहीं आ रही, मगर नम्रता जी इतने सालों से काम कर रही है, वो मेन में नहीं आ रही, वो आज बात नहीं करेंगी। कांग्रेस के 2 धड़े बने हैं, कांग्रेस की आपस की लड़ाई सामने आ गई है, कांग्रेस एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, एक दूसरे के ऊपर ही एलिगेशन लगा रही है, मगर उनको वो दिख नहीं रहा, क्योंकि इनको विपक्ष दिखाना है खुद को और बीजेपी के ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगानी है। आज इनका ये रोल है इस डिबेट में। इन्होंने बात की कि वो दौर नहीं रहा तो ये दौर भी नहीं रहेगा, बिल्कुल। मगर अभी आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने छोड़ दीजिए नम्रता जी। अभी 15-20 साल तक कांग्रेस का कहीं वजूद नहीं है, कांग्रेस कहीं आने नहीं वाली। अभी भाजपा का ही शासन रहने वाला है, क्योंकि भाजपा से लोग सेटिस्फाइड है और भाजपा की आइडियोलॉजी को लोग फॉलो कर रहे हैं। कांग्रेस की सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है। कांग्रेस इसलिए तिलमिला रही है क्योंकि आज तक कांग्रेस ने करिकुलम में वही चीजें रखी थी जो कांग्रेस के बेनिफिट के लिए होती थी। आज तक उन्होंने वो चीजें दबा दी थी जो पब्लिक अवेयरनेस की चीजें होती थी। नम्रता जी, आपको भी आज सच्चाई बतानी पड़ेगी कि आपके दौर में करिकुलम में क्या क्या ऐड किया गया था। क्या उन क्रांतिकारियों की हिस्ट्री बताई गई थी जिनका इस देश को आजाद करने में रोल था? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी और उनके परिवार का क्या योगदान रहा, ये सच्चाइयां बताई गई थी। आपके दौर में क्या क्या जुल्म हुए हैं, आज आप बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज बाहर आ गए हैं। उस समय जेपी नारायण जी के समय एम्प्लॉयज को बाहर आने का समय था, मगर इमरजेंसी लगाने का काम किसने किया? उसके बाद इमरजेंसी तो कभी नहीं लगी। नम्रता जी, क्या कोई इमरजेंसी का आपके सामने कोई एपिसोड आया है? उस समय बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को अंदर कर दिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जॉर्ज फर्नांडिस को, कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेताओं को अंदर करने मार्गदर्शक मंडली की बात कर रही हैं आप, मार्गदर्शक मंडली की? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी इमरजेंसी में नहीं, मार्गदर्शक मंडली की बात कर रही है, मार्गदर्शक मंडली की। कैसे छुप छुप कर वो लोग रहे हैं? नम्रता जी, समय दूंगा मैं आपको। जी रजी मैम। नम्रता जी, आप इस चीज से झुठला नहीं सकते। आज ये सारा कुछ दिख रहा है कि आपके समय में किनको किनको अंदर किया गया था, कैसे लोग छिपते फिर रहे थे। इवन जुडिशरी को भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को आप लोगों ने रिवोल्ट किया। इंदिरा गांधी जी ने वहां के जो हमारी जुडिशरी के डिसीजंस हैं उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वहां अमेंड करने की कोशिश की। तो आप क्या बात करती हैं भाजपा की, और क्या बात कर रही है कि भाजपा के शासन में आप बीच नहीं बोलने देती किसी को। तो नम्रता जी खुद भी मत बोलिए। अगर खुद फॉलो करें तो मुझे लगता है कि दूसरे को भी तभी आप रोक पाएंगी। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी हिस्ट्री को देखना चाहिए। एक बार देख लीजिएगा कि आपके यहाँ गांधी परिवार के अलावा कोई भी आज तक नेता नहीं बन पाया। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा,
आपका क्या योगदान नहीं है जम्मू कश्मीर में? आप क्यों नहीं आ रही हैं? एक महिला चेहरा क्यों नहीं आ रही है आज तक यहाँ एमएलए के नाते? तो आप इतने सालों से कांग्रेस में काम कर रही हैं, नम्रता जी क्यों नहीं आगे आ पा रही? क्योंकि आपके यहाँ पे 2-3 धड़े बने हुए हैं जो महिलाओं को आगे आने का काम नहीं कर रहे, मगर हमारे यहाँ महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने का काम होता है। हमारे संगठन में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए है। ये एक अलग सब्जेक्ट है, मगर हिस्ट्री से हम जुटला नहीं सकते लोगों को। हमें सच्चाई बतानी चाहिए कि कांग्रेस की सरकारों में क्या क्या हुआ है। ठीक है, मैं मैम करता हूँ, दिनेश सर का रुख करूंगा मैं। दिनेश सर, आपने भी काफी एक्सपीरियंस है आपको, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी वो दौर देखा है, महसूस किया है। उस दौर में और आज के दौर में आपको क्या फर्क नजर आता है? हमारे दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना है बड़े ही अच्छे से। 75 का दौर तो मैंने नहीं देखा, तब तो मैं 5 साल का था, लेकिन ये कि हिस्ट्री में पढ़ा है। लेकिन एक बात हो रहा है कि मुझे लगता है कि अब करिकुलम में आप जो मर्जी लगा दो, आप इमरजेंसी लगाओ, बच्चे जैसे रजनी जी ने कहा, नम्रता जी ने कहा कि बच्चे इतने अवेयर हैं। आज बच्चे अपना सब्जेक्ट सिर्फ एग्जाम देने के लिए पढ़ते हैं, अपनी नॉलेज के लिए वो सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं कि क्या जो सोशल मीडिया में आया कि वो ठीक है। और पिछले दिनों एक किताब आई है हे राम, तो मैंने देखा कि उसमें फॉलोअर्स मैंने देखे हैं कि बच्चे मैक्सिमम टीनेजर फॉलोअर हैं। लोग जानना चाहते हैं कि हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ, इसलिए करिकुलम में आप जो मर्जी लगाओ, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बच्चों की जनरल नॉलेज पे होगा। बच्चे खुद ढूंढ लेंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लोग बच्चे डिबेट करते हैं, बच्चे इमरजेंसी पे भी डिबेट करते हैं, बच्चा जो वर्तमान सरकार है जो इस सरकार के गलत डिसीजन पे बच्चे डिबेट करते हैं। जैसे नीट की परीक्षाएं जो जो क्वेश्चन पेपर लीक हुए, उस पर डिबेट बच्चे कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के सपोर्टर हैं या बीजेपी के अगेंस्ट हैं, लेकिन डिबेट हो रही है। इसलिए मुझे लगता है करिकुलम में इंक्लूड करने का इमरजेंसी जो बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस को मतलब एक कॉर्नर किया जाए, ठीक है वो पॉलिटिकल इशू है, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट हम कहेंगे अगर बच्चों पे पड़ेगा तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। बच्चे खुद अपनी तलाश कर लेंगे, गूगल करके वो देखेंगे, सर्च करके वो देखेंगे कि इमरजेंसी में क्या हुआ, उसके बाद जो सरकार रही उन्होंने क्या किया, जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने किस तरह लोगों की आवाज को दबाया, अभी के प्रधानमंत्री ने कि बीजेपी ने क्या क्या एट्रोसिटीज की लोगों पे। तो ये आने वाले समय में इतिहास बच्चे खुद लिखेंगे, सोशल मीडिया पे इतिहास डिबेट चलेगी। करिकुलम में जो मर्जी लगा दीजिए आप, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। ठीक है सर जी। नम्रता मैम, आपको मैं दे देता हूँ समय, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर उसके बाद इसको क्लोज करेंगे जी। जी, रजनी जी बातें कर रही थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, अडवाणी जी की, जॉर्ज फर्नांडिस जी की। मैं कह रही थी मार्गदर्शक मंडली को जरूर ऐड करिएगा, क्योंकि आने के बाद तो बेचारे नमस्कार का भी जवाब नहीं पाते हैं इनके प्रधानमंत्री जी से। चलो कम से कम अपनी एनसीईआरटी की बुक में ही जगह पा लेंगे। हमसे विरोधी होने के नाते इन्होंने अपेक्षा की कि हम उन्हें जब वो हमारे खिलाफ बोले तो हम उनके साथ कैसा व्यवहार करें, लेकिन अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया ये तो यही बेहतर जानते हैं। बाकी बातें ये कर रही थी कि आज का दौर क्या है, कल का दौर क्या है। दौर आपके इतिहास को बदलने से, आपके इतिहास के पन्नों में क्या लिखना चाहते हैं उससे नहीं बदला जाएगा कहीं पे भी। आपने, मुझे लगता है हमें 10th तक, आपने 11th-12th में बेशक हिस्ट्री ली हो या ना ली हो, लेकिन हिस्ट्री आपने 10th तक तो आपने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, दिनेश जी ने भी पढ़ी। तो 10वीं कक्षा तक मुझे नहीं लगता कि आपने वहां कहीं नेहरू जी की खाली ग्लोरिफिकेशन पढ़ी। हमने सुभाष चंद्र बोस को भी पढ़ा है, हमने उसमें तमाम क्रांतिकारियों को पढ़ा है। तो आप कौन सा इतिहास पढ़ के आज बात कर रही हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन उस बुक्स में मुझे लगता है तमाम चीजें जैसे देश की क्रांति में, लेकिन हाँ उस इतिहास में ये शामिल है कि उस वक्त जो जनसंघ के लोग थे या हिंदू महासभा के लोग थे वो कैसे माफीनामे लिखा करते थे और कैसे ब्रिटिशर्स की सेवाओं में उपस्थित रहते थे, हिज एक्सेलेंसी की सेवाओं में उपस्थित रहते थे। वो दौर है, इसलिए आपको तकलीफ होती है इतिहास को पढ़ते हुए। लेकिन एक काला अध्याय है कि आपने स्वतंत्रता संग्राम में नहीं पार्टिसिपेट किया। आपके सीनियर नेता ने कहा कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और हम इसे को बहिष्कार करेंगे। ये तो हिस्ट्री है, ये तो सच्चाई है, इसको आप नहीं मिटा सकती। लेकिन आप नया इतिहास लिखना चाहती हैं तो आप लिखिए, कोई बात नहीं, ये दौर भी याद रखा जाएगा, वो दौर भी याद रखा गया है। तो आप जैसे इसको रखना चाहते हैं, जिस तरह से इसको करना चाहते हैं आप करिए। और सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देती हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को आपने इलेक्शन कमीशन से बाहर कर दिया। किस संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हैं जनाब आप? आपने कैसे दुरुपयोग किया है विरोधियों के लिए? आपने खटिया खड़ी करके रख दी है संविधान संस्थाओं की। कौन सी ईडी, कौन सी सीबीआई? मोदी जी कहे स्टैंड अप तो स्टैंड अप, मोदी जी कहे सिट डाउन तो सिट डाउन। ये है संविधान संस्थाओं का हालात। ये है इलेक्शन कमीशन जो विरोधियों के कहने पे कोई एक्शन नहीं करता और गणेश कुमार जी चुनाव जीत जाते हैं। आप नहीं जीतते हैं जनाब, गणेश कुमार जीते हैं, उनको तो और फिर लोगों को समझ भी नहीं आता
कि जो आपके ऑफिसर्स हैं, जो अच्छे अच्छे पदों पे रहते हैं, जब वो इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद वो बहुत अच्छी जगह अपॉइंट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आज देश देख रहा है। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश को कैसे चलाया, देश का क्या हाल किया, देश में किस तरह से किस स्तर पे वो राजनीति को ले आए, राजनीति का स्तर कहाँ आके खड़ा हो गया। ये होता है वैसे जबकि मुझे लगता है आज अब अगर आप अध्याय की बात करती हैं, लेकिन काश प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो वो इस करिकुलम को अच्छे से जांच पाते और समझ पाते उन नीट के बच्चों का दर्द, जिनके माँ बाप ने उधार लेके भी बच्चों को परीक्षाएं दिलवाई। जी काश नरेंद्र मोदी जी को ये समझ आ पाता। जी ठीक है धन्यवाद। मैम, ठीक है मैम। रजनी मैम, जी आखिरी 30 सेकंड आपको, अब अपना जवाब रख लीजिए, अभी 1 मुझे मिनट मिले दीजिए। थे हाँ, आखिरी, अब मैं आपको साहिल बीजेपी को दे जी दे। अब मैम जवाब तो लेना उनसे, साहिल उनका नहीं समय नहीं, नहीं जी जी बिल्कुल है। नहीं, जी मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दूंगी साहिल जी। मुझे लगता है कि लोगों पर छोड़ना चाहिए, आज के युवाओं पर छोड़ना चाहिए। उनको खुद देखना चाहिए कि कौन सी सरकार ने अच्छा काम किया, कौन सी सरकार उनके हितैषी है, और आने वाले समय वो डिसाइड करे कि किस सरकार को वो लाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। मुझे लगता है लोगों पर छोड़ना चाहिए। क्लोजिंग कमेंट। मैंने शुरू में कहा कि मतलब बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम 79 ईयर्स हो गए हमें आजाद हुए, तो डेमोक्रेसी जम्मू इंडिया में स्ट्रेंथन होने की जगह वीक हो रही है। जितनी भी सरकारें आई 47 से लेकर अब तक 2026 तक, सब ने इसको अपनी अपनी पावर को अब्यूज करने की कोशिश की और मिसयूज करने की कोशिश की, डेमोक्रेटिक संस्थाओं को डिग्रेड करने की, बुलडोज करने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया कि इस पर डिबेट होनी चाहिए और इंस्टेड ऑफ अब्यूजिंग पावर उनको डेमोक्रेटिक को स्ट्रेंथन करना चाहिए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए, चाहे जो मर्जी सरकार है, क्योंकि लोकतंत्र ही हमारी मतलब लोकतंत्र के बिना भारत सरवाइव नहीं कर सकता। स्ट्रेंथ है तो मुझे हमारी। लोकतांत्रिक संस्थाओं को बिल्कुल लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद अब हमारे जुड़ने के लिए रजनी मैम, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। जी नम्रता मैम धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। दिनेश सर आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया आभार समय आपका। देने के लिए। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो कीमती समय साझा किया आपने हमारे साथ। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर देश एक बार फिर इतिहास के उस अध्याय को याद कर रहा है जिसने लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। अब ये विषय स्कूलों की किताबों तक पहुंच चुका है और नई पीढ़ी भी उस दौर को समझ सकेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये इतिहास को केवल घटनाओं के रूप में पढ़ाया जाए या उससे लोकतंत्र की रक्षा का सबक भी लिया जाए। बहस जारी रहेगी, मतभेद भी रहेंगे, लेकिन संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। द अर्थ न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। नमस्कार।